Students, good evening. Good evening, everyone. तो बच्चों, आज हम लोग ग्रुप 14 यानी कार्बन फैमिली स्टार्ट करेंगे। गुड इवनिंग। तो पी ब्लॉक में आपने बोरॉन फैमिली पढ़ लिया था, अब कार्बन फैमिली स्टार्ट करेंगे। ग्रुप 14 एलिमेंट्स जिसे हम कार्बन फैमिली के नाम से जानते हैं। तो चलिए बताइए बच्चों, कार्बन फैमिली में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं? कार्बन फैमिली के एलिमेंट्स बताएं। कार्बन, सिलिकॉन, जीए नहीं जीई, एसबी भी गलत आपने बताया स्नेहल। कार्बन फैमिली में होते हैं कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। काशी गए सन की पंडित, काशी गए सन की पंडित। ठीक है, तो ये 5 एलिमेंट्स कार्बन फैमिली में आते हैं। इसमें जो टिन और लेड है, ये दोनों मेटल्स होती हैं। सबने सुना होगा टिन और लेड के बारे में। और सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये मेटलॉइड्स होती हैं। मेटलॉइड का मतलब सेमी मेटल्स, यानी उनके अंदर मेटेलिक कैरेक्टर भी होता है और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर भी होता है, दोनों होते हैं। और कार्बन होता है प्योर नॉन मेटल। तो पहले तो इनका आप ये ध्यान रखिए कि कौन मेटल है, कौन मेटलॉइड है और कौन नॉन मेटल है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि कार्बन प्योर नॉन मेटल होता है, सिलिकॉन और जर्मेनियम के अंदर मेटलॉइड कैरेक्टर होता है, और टिन और लेड के अंदर मेटल का कैरेक्टर होता है, मेटालिक कैरेक्टर होता है। अब इनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक में सबसे पहले इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है नोबल गैस NH2 NP2, यानी नोबल गैस के बाद जो आउटर मोस्ट शेल आएगी उसके s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और p ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, जैसे आप कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो ये आएगा 1s2 यानी हीलियम, फिर उसके बाद 2s2 2p2, एटॉमिक नंबर 6 हो गया। सिलिकॉन, इसका एटॉमिक नंबर 14 होता है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन आएगा नियॉन 3s2 3p2, तो ये सिलिकॉन का कॉन्फ़िगरेशन हो गया। इससे कहीं ना कहीं हमें पीरियड भी पता चल रहा है। कार्बन की आउटर मोस्ट शेल 2 है तो कार्बन सेकंड पीरियड का एलिमेंट है। सिलिकॉन की आउटर मोस्ट शेल 3 है तो सिलिकॉन थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। अब हम जर्मेनियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, जीई यानी जर्मेनियम। तो बताओ बच्चों, नियॉन के नीचे कौन सी नोबल गैस होती है? नियॉन के नीचे नोबल गैस, गलत जवाब, जेनॉन नहीं।
आर्गन, एक बार अच्छे से याद कर लो ना आप। नोबल गैस, नोबल गैसेस होती है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। ये होता है ग्रुप 18। तो हीलियम के नीचे नियॉन, नियॉन के नीचे होगी आर्गन, जिसका एटॉमिक नंबर 18 होता है। यानी जो आर्गन है वो है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। ठीक है। अब 3p6 के बाद आता है 4s2, और फिर उसके बाद आता है 3d10, और फिर उसके बाद आएगा 4p2। यानी आर्गन के बाद आप ऐसे लिख सकते हैं 3d10 4s2 4p2। यानी जर्मेनियम की आउटर मोस्ट शेल 4 है और वो 4th पीरियड का एलिमेंट है। और अगर जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर निकालना हो तो आर्गन का 18 प्लस 10 28, 2 20 30, और फिर 2 32। तो जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर 32 हो गया। चलिए अब इसके बाद टिन का जरा कॉन्फ़िगरेशन लिखिए सब लोग। लिखिए सब लोग टिन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नोबल गैस NH2 NP2। तो टिन के लिए कौन सी नोबल गैस होगी? आर्गन के नीचे क्रिप्टन, तो क्रिप्टन। फिर इसके बाद 4d10 5s2 5p2। यानी ये जो टिन होता है ये 5th पीरियड का एलिमेंट है। और टिन के नीचे होता है लेड। लेड होता है 6th पीरियड में, और 6th पीरियड में f ऑर्बिटल आ चुके होते हैं n-2। ये होती है f ऑर्बिटल की सबशेल। तो अगर n 6 है तो n-2 4 होगा, यानी इसके f ऑर्बिटल फुलफिल्ड होंगे लेड के। तो लेड का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा, क्रिप्टन के नीचे जेनॉन, और फिर इसके बाद आएगा 4f14 5d10 और 6s2 6p2। तो बच्चों लेड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ में आया? सब लोग टाइप करके बताएं। लेड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आएगा कि इनमें से किस एलिमेंट में f ऑर्बिटल फुलफिल्ड होते हैं? टिन, जर्मेनियम, सिलिकॉन या लेड? तो आंसर है लेड, क्योंकि लेड 6th पीरियड का एलिमेंट है और 6th पीरियड में f ऑर्बिटल आ चुके होते हैं। f ब्लॉक एलिमेंट की शुरुआत हो चुकी होती है। 6th पीरियड में लैंथेनॉइड्स मिलते हैं और 7th पीरियड में एक्टिनॉइड्स मिलते हैं। लैंथेनॉइड्स को 4f सीरीज बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए 4f ऑर्बिटल फुलफिल्ड है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। अब एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि भाई इनमें से कौन सा एलिमेंट ऐसा है जिसमें d ऑर्बिटल्स फुलफिल्ड होते हैं? सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन या कार्बन? तो आंसर है जर्मेनियम में भी d ऑर्बिटल फुलफिल्ड है और टिन में भी d ऑर्बिटल फुलफिल्ड है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाता है वो मैंने आपको सिखाया। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए एटॉमिक नंबर कि भाई लेड का एटॉमिक नंबर बताओ, तो वो भी कॉन्फ़िगरेशन से निकल आएगा। बस आपको नोबल गैस का एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। तो जेनॉन का एटॉमिक नंबर 14 होता है, सॉरी 54 होता है। तो जेनॉन का एटॉमिक नंबर 54, यहाँ पे 14, यहाँ पे 10, 24, 2, 26, 2, 28, तो 28 ऐड कर दीजिए तो ये आ जाएगा 82। तो लेड का एटॉमिक नंबर देखिए आ गया 82। ठीक है बच्चों,
ऐसे ही मुझे टिन का एटॉमिक नंबर बताओ कितना होता है। टिन का एटॉमिक नंबर के लिए क्रिप्टन का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। एक बार मैं बता रहा हूं, आप अच्छे से याद कर लीजिए सबका एटॉमिक नंबर। हीलियम का 2 होता है, नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 होता है, आर्गन 18, क्रिप्टन 36, जेनॉन 54 और रेडॉन 86। ये नोबल गैसेस के एटॉमिक नंबर है, याद होने चाहिए। एकदम सही अनुकृति, 50 आंसर आएगा। टिन का एटॉमिक नंबर 50। यस। तो ये था कार्बन का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और सिलिकॉन का भी बता दिया, जर्मेनियम का बता दिया, टिन, लेड, सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको बता दिया। अच्छे से ध्यान रखना है आपको। और क्या खास बात देखने को मिल रही है वो भी ध्यान रखना है। जैसे लेड में प्रेजेंस ऑफ एफ ऑर्बिटल और जर्मेनियम और टिन में प्रेजेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। इसकी वजह से इनकी प्रॉपर्टीज में कुछ चेंजेस होते हैं जो आप आगे पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले हम देखेंगे कि कार्बन फैमिली के एलिमेंट्स की जो वैलेंसी है वो क्या होगी। वैलेंसी जिसे हम ऑक्सीडेशन स्टेट भी कहते हैं, वैलेंसी या ऑक्सीडेशन स्टेट्स। तो बताइए कार्बन फैमिली के एलिमेंट्स कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट या वैलेंसी शो करना पसंद करेंगे। कितनी होगी कार्बन फैमिली के एलिमेंट्स की वैलेंसी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखिए, NH2 NP2। तो सबसे पहले जब एनर्जी दी जाएगी तो p ऑर्बिटल से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे, p ऑर्बिटल से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे तो हमें मिलेगी वैलेंसी +2। और उसके बाद जब हम फिर एनर्जी देंगे तो s ऑर्बिटल वाले भी 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो +4 आ जाएगी। तो ग्रुप 14 एलिमेंट्स की वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, फिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है, +2 +4। जबकि एस ब्लॉक एलिमेंट में ऐसा नहीं था। एस ब्लॉक एलिमेंट में फिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट थी, ग्रुप 1 की +1, ग्रुप 2 की +2। लेकिन जैसे ही हम पी ब्लॉक में आए तो ग्रुप 13 में आपने पढ़ा था बोरॉन फैमिली में, वहां 2 ऑक्सीडेशन स्टेट आई थी, एक +1 एक +3। और आज आप कार्बन फैमिली में पढ़ रहे हैं तो तब भी 2 ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है, एक +2 और एक +4। p ऑर्बिटल की वजह से +2 और s ऑर्बिटल से भी दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो +4। इसके बाद नोबल गैस से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे नहीं क्योंकि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बहुत स्टेबल होता है। तो बस 2 ही ऑक्सीडेशन स्टेट आएंगी। बोलो बच्चों, समझ में आया। ऑक्सीडेशन स्टेट +2 एंड +4। ठीक है। अच्छा, अब मेरा क्वेश्चन ये है कि कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादातर एलिमेंट्स में शो होगी। ऐसी बात है, वही ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादातर एलिमेंट्स में शो होगी जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो। और ऑक्सीडेशन स्टेट की जो स्टेबिलिटी है वो बच्चों डिपेंड करती है इनर्ट पेयर इफेक्ट के ऊपर, जो मैंने आपको पिछले टर्म पे पढ़ाया था, बोरॉन फैमिली में पढ़ाया था। उसमें मैंने क्या बताया था एक बार फिर से सुन लीजिए। ये आपका s ऑर्बिटल है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और ये आपके p ऑर्बिटल्स हैं, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन हैं। मैंने आपको ये बताया था कि जो न्यूक्लियस होता है उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है और s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बहुत पास होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन बहुत टाइटली हेल्ड होते हैं एटम के अंदर, यानी ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं एक तरह की इनर्टनेस शो करते हैं, ये निकलना नहीं चाहते हैं क्योंकि इन इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा होता है।
ये बहुत मुश्किल से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, बहुत एनर्जी देके इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। इसी फिनोमिना को कहते हैं इनर्टनेस ऑफ एस ऑर्बिटल। जबकि जो पी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस से काफी दूर होते हैं, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये न्यूक्लियस से उतना टाइटली हेल्ड नहीं होते हैं, ये बहुत इजीली एनर्जी देके निकले जा सकते हैं, इस वजह से इनमें इनर्टनेस नहीं होती है। तो एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन पेयर का इनर्ट होना, जल्दी रिमूव ना हो पाना ही कहलाता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। और इनर्ट पेयर इफेक्ट मैंने आपको बताया था, ये एटॉमिक नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर जितना ज्यादा होगा उस इनर्ट पेयर इफेक्ट उतना ज्यादा होगा। ठीक है बच्चों। हाँ बच्चों, एक फोन आ गया था। तो मैं ये बता रहा था कि जो इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है वो एटॉमिक नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो पहले हम लोग ऑर्डर बना लेते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट का। तो बताइए बच्चों, सबसे ज्यादा इनर्ट पेयर इफेक्ट किस एलिमेंट में लगेगा इन द ग्रुप 14? लेड। यस, लेड का एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा है। तो कार्बन से ज्यादा सिलिकॉन, सिलिकॉन से ज्यादा जर्मेनियम, जर्मेनियम से ज्यादा टिन और टिन से ज्यादा लेड। ये होता है ऑर्डर ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो आप देखिए लेड में इनर्ट पेयर इफेक्ट सबसे ज्यादा है, यानी लेड के जो एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन पेयर हैं वो बहुत इनर्ट है, उनको रिमूव करने में बहुत एनर्जी देनी पड़ेगी। तो जो Pb4+ बनेगा, Pb4+ की जो स्टेबिलिटी है वो बहुत कम आएगी। Pb4+ की स्टेबिलिटी बहुत कम आएगी, जबकि कार्बन 4+ की स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा आएगी। तो ये जो इनर्ट पेयर इफेक्ट है इसकी वजह से डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी ऑफ +4 डिक्रीजेस। तो ये है स्टेबिलिटी ऑर्डर। लेड की +4 ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत कम स्टेबल होगी और कार्बन की +4 ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत ज्यादा स्टेबल होगी। तो बच्चों ये पी ब्लॉक का रूल है कि स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट डाउन द ग्रुप डिक्रीजेस, जबकि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीजेस। तो ये देखिए लेड का 4+ बहुत कम स्टेबल होता है, लेकिन लेड का 2+ बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। बोलो बच्चों, ये ऑर्डर समझ में आया कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज करती है। ये आपने बोरॉन फैमिली में भी देखा था, नोट कर लीजिए सब लोग। और ये दोनों ऑर्डर जो आए हैं वो आए हैं बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट, जो एटॉमिक नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है।
क्योंकि भाई जितना ज्यादा एटॉमिक नंबर होगा न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज उतना ज्यादा होगा, क्योंकि प्रोटॉन बढ़ जाएंगे, और पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा तो एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन पेयर पे जो अट्रैक्शन फोर्स होगा वो ज्यादा लगेगा, तो इनर्टनेस बढ़ जाएगी, इसीलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड होता है। तो अब देखिए इस ऑर्डर पे किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको कराता हूं। जैसे आपसे पूछा गया कि कौन ज्यादा स्टेबल है, विच इज मोर स्टेबल, और आपको जो फर्स्ट पार्ट दिया उसमें CCl4 दिया और CCl2 दिया, तो बताइए इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल है, CCl4 या CCl2? एकदम सही, कार्बन का +4 बहुत स्टेबल है, जबकि कार्बन का +2 बहुत कम स्टेबल है, तो CCl4 ज्यादा स्टेबल होगा। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर है CCl4। चलो सेकेंड पार्ट देखते हैं, PbO या PbO2, बताइए। ये लेड के दो ऑक्साइड होते हैं, एक कहलाता है लेड मोनो ऑक्साइड जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होती है, और एक होता है लेड डाई ऑक्साइड जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होती है। तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा, +4 या +2? शरद त्रिपाठी बताइए, शरद त्रिपाठी, अनिमेश, नवनीत, अभय, वेरी गुड। +2 ज्यादा स्टेबल होगा, आपने देख लिया यहाँ पे +2 सबसे ज्यादा स्टेबल है और +4 सबसे कम स्टेबल है। तो इन दोनों में लेड मोनोऑक्साइड की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू लेड डाइऑक्साइड। अब इसके बाद स्टेनस क्लोराइड और प्लम्बस क्लोराइड, बताइए इसमें कौन ज्यादा स्टेबल होगा, स्टेनस क्लोराइड या प्लम्बस क्लोराइड? यस, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप बढ़ती है। बिल्कुल सही, सबका जवाब PbCl2। लेकिन अगर आपको टेट्राहेलाइड्स दिए जाएं जैसे SnCl4 और PbCl4, तो इसमें ज्यादा स्टेबल कौन होगा, SN4+, Pb4+ से देखिए ज्यादा स्टेबल आ रहा है। यस, तो इसका आंसर होगा SnCl4। तो ये क्वेश्चन बहुत बनता है कि डाई हैलाइड्स में लेड का डाई हैलाइड ज्यादा स्टेबल होता है, लेकिन टेट्राहेलाइड्स में टिन का टेट्राहेलाइड ज्यादा स्टेबल होता है, एक्सप्लेन व्हाई। तो आप पूरा यही सब बताएंगे, बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है बच्चों, अब एक क्वेश्चन सुनिए ध्यान से, why Pb4+ is very good oxidizing agent? Pb4+ बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है? Why Pb4+ is very good oxidizing agent? तो इसके लिए आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की डेफिनेशन याद होनी चाहिए। मैंने बताया था जब आपको रेडॉक्स पढ़ाया था
कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो दूसरों को तो ऑक्सीडाइज करता है, खुद रिड्यूस होता है। एकदम सही जवाब Pb4+। मैंने अभी बताया था लेड की +4 ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे कम स्टेबल होती है, क्योंकि डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी ऑफ यस हायर ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस। तो Pb4+ एक तरह से देखा जाए तो काफी लेस स्टेबल होता है। तो ये जल्दी से चाहेगा कि इसको 2 इलेक्ट्रॉन कोई दे दे और ये रिड्यूस हो जाए +2 में, क्योंकि +2 की स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। तो आप देखिए जो लेड 4+ है ये जल्दी से रिड्यूस होना चाहेगा, क्योंकि स्टेबिलिटी बढ़ रही है, और जल्दी से रिड्यूस होगा तो साथ वाले को जल्दी से ऑक्सीडाइज करेगा। इसी वजह से Pb4+ एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जल्दी से रिड्यूस होके साथ वाले को ऑक्सीडाइज कर देता है। बोलो बच्चों, क्लियर हुआ? वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट कार्बन मोनोऑक्साइड इज ए गुड रिड्यूसिंग एजेंट। ये आप प्रूफ करें कि कार्बन मोनोऑक्साइड एक बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, और वाकई होता भी है कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट। हाँ, तो देखिए आप लोग CO में कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, CO में कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, और कार्बन की मैंने बताया था +2 बहुत कम स्टेबल होती है, लेकिन +4 बहुत ज्यादा स्टेबल होती है। तो कार्बन +2 कार्बन +4 में कन्वर्ट होना चाहेगा, क्योंकि कार्बन +2 बहुत कम स्टेबल है, और कार्बन +4 बहुत ज्यादा स्टेबल है। बोलो बच्चों, क्लियर हुआ? अब बताइए, कार्बन +2 बनना चाहता है कार्बन +4, तो ये कैसे बनेगा? इलेक्ट्रॉन गेन करके या इलेक्ट्रॉन लूज करके? +2 से +4 बनना है तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा, और इलेक्ट्रॉन का लूज होना ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो कहने का मतलब कार्बन का जो +2 है वो बहुत तेजी से ऑक्सीडाइज होता है, और खुद ऑक्सीडाइज होने वाला बच्चों कहलाता है रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसीलिए कार्बन मोनोऑक्साइड एक बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, दूसरों को रिड्यूस करता है और खुद ऑक्सीडाइज होता है कार्बन +4 में। तो देखिए स्टेबिलिटी के क्वेश्चन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के क्वेश्चन, ये सब कार्बन फैमिली में जो भी होंगे वो सब इनर्ट पेयर इफेक्ट से सॉल्व होंगे। और इनर्ट पेयर इफेक्ट में आपको सिर्फ एक लाइन याद करनी है कि डाउन द ग्रुप हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। ये फॉर्मूला, ये रूल बोरॉन फैमिली में भी लगा था और कार्बन फैमिली में भी लग रहा है। यानी पी ब्लॉक एलिमेंट का क्वेश्चन जब भी आए तो इनर्ट पेयर इफेक्ट जरूर उसमें लगाइएगा, अगर स्टेबिलिटी का क्वेश्चन आया है तो। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी, जिसका नाम है एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस में आप जानते हैं सब लोग, डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ शेल इंक्रीज करती है और उससे एटॉमिक रेडियस इंक्रीज कर जाती है।
और ये आपके लिए अच्छी बात है कि यहाँ कोई एक्सेप्शन नहीं है। बोरॉन फैमिली में आपको याद होगा मैंने एक्सेप्शन बताया था, गैलियम एल्युमिनियम से बिगर नहीं बल्कि स्मॉलर था। बोरॉन फैमिली में एक्सेप्शन था, बट यहाँ कोई एक्सेप्शन नहीं है। डाउन द ग्रुप रेडियस बढ़ती चली जा रही है। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे आयनाइजेशन इंथैल्पी। आयनाइजेशन इंथैल्पी देखेंगे। तो आयनाइजेशन इंथैल्पी बताइए, डाउन द ग्रुप इंक्रीज करती है या डिक्रीज करती है? आयनाइजेशन इंथैल्पी डाउन द ग्रुप इंक्रीज करती है या डिक्रीज करती है, जल्दी बताएं। यस, डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है, बिल्कुल सही। तो कार्बन की सबसे ज्यादा, देन सिलिकॉन, देन जर्मेनियम, देन टिन। ठीक है, अब देखिए डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज करती है, लेकिन लास्ट में एक्सेप्शन मिलता है और वो एक्सेप्शन होता है लेड। यहां पे ध्यान दीजिएगा, हमने एरो चेंज कर दिया है। कार्बन से सिलिकॉन आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज हुई, लेकिन बाद में इंक्रीज हो जाती है। मैं आपको वैल्यू बता देता हूं। कार्बन की आयनाइजेशन एंथैल्पी 1086 किलो जूल पर मोल होती है, सिलिकॉन की 786 होती है, जर्मेनियम की 761 किलो जूल होती है और टिन की 708 होती है। तो आप देखिए लगातार आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती जा रही है, लेकिन लास्ट में थोड़ी सी इंक्रीज होती है, 708 से बढ़ के 715। तो ये क्वेश्चन बनता है कि वाई आयनाइजेशन enthalpy of lead is more than 10। किसी को पता है क्या वजह हो सकती है इसकी? वजह आपको बोरॉन फैमिली में मिलेगी, क्योंकि बोरॉन फैमिली में भी आयनाइजेशन एंथैल्पी के एक्सेप्शन देखे थे हमने, और वो था शील्डिंग इफेक्ट। हेलियम का आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा था, एफ ऑर्बिटल मिले थे। ऐसे ही लेड के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आज आपने देखा एफ ऑर्बिटल मिले थे। लेड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक बार अपनी कॉपी में देखिए, तो वहां पे मैंने बताया था 4f14, फिर उसके बाद 5d10, फिर 6s2, 6p2। तो लेड के पास एफ ऑर्बिटल होते हैं और वो बहुत कम शील्डिंग इफेक्ट लगा पाते हैं। तो इसका आंसर है बिकॉज ऑफ वेरी पुअर shielding effect of f orbitals in lead। और ये कॉन्सेप्ट मैं आपको बता चुका हूं बच्चों कि शील्डिंग इफेक्ट जितना कम लगेगा, आयनाइजेशन एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। तो जब शील्डिंग इफेक्ट बहुत कम हो जाता है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ जाती है। तो लेड की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है 10 से कम होने की बजाय बढ़ जाती है। तो ये थी एक्सेप्शन की वजह, क्योंकि जब इनर शेल के इलेक्ट्रॉन आउटर इलेक्ट्रॉन को शील्ड नहीं कर पाएंगे तो न्यूक्लियस आउटर इलेक्ट्रॉन को बहुत कस के अपनी ओर खींचेगा, तो उसको निकालने के लिए फिर हमें एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। बोलो बच्चों, समझ में आया एक्सेप्शन? नोट कर लीजिए। तो बच्चों अब हम थोड़ा सा एक छोटा सा ब्रेक लेंगे 2-3 मिनट का, और उसके बाद बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ेंगे ग्रुप 14 एलिमेंट्स की। आप लोग उसी लिंक को ओपन करिएगा जो व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजा है और
दोबारा से क्लास में जुड़िएगा। तो बच्चों अब हम ब्रेक ले रहे हैं और 2-3 मिनट बाद फिर से मिलते हैं।